कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की तरफ इमिग्रेशन का एक बढ़ता हुआ रुझान है और 2 साल के बाद सारी चीज़ें जो है वो रिज्यूम हुई हैं। तो इंजीनियर्स हमेशा से डिमांड में रहे हैं और आजकल भी डिमांड में है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑक्यूपेशनल बेस्ड है और ऑक्यूपेशनल बेस्ड होने की वजह से जो इसका फर्स्ट स्टेप है, जो प्री रिक्विजिट है, वो है स्किल असेसमेंट का होना और करना। तो क्योंकि इंजीनियरिंग जो ऑक्यूपेशन है बेसिकली एक लाइसेंस ऑक्यूपेशन है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जाँच पड़ताल की जाए, उनके लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और उन लेवल ऑफ नॉलेज को जाँचना बहुत ज़रूरी है। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk where we discuss almost everything related to immigration. This episode is in continuation to our previous episode जिसमें हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वो किस तरह अपना स्किल असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम दूसरे ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इन डिमांड रहता है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज़ इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया के तहत किस तरह स्किल असेसमेंट हासिल कर सकते हैं, तो आज हम इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर वंस अगेन ऑनर्ड टू हैव our CEO and senior immigration consultant having an extensive experience of more than 20 years in the immigration industry, Mr. Adil Ismail. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, thank you so much for joining us once again. Thank you very much. So जिस तरह आपको पता ही है कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की तरफ इमिग्रेशन का एक बढ़ता हुआ रुझान है और 2 साल के बाद सारी चीज़ें जो है वो रिज्यूम हुई हैं। तो इंजीनियर्स हमेशा से डिमांड में रहे हैं और आजकल भी डिमांड में है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस के बारे में, क्या एक इनिशियल आप जो है वो ओवरव्यू देना चाहेंगे और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। आप बेसिकली एक बहुत अहम सब्जेक्ट है और एक अहम ऑक्यूपेशन भी है कि स्किल असेसमेंट कैसे कराया जाए, ये तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन ऑक्यूपेशन बड़ा अहम है क्योंकि इंजीनियर्स इन डिमांड और इंजीनियर्स की डिसिप्लिन भी एक तवील तादाद के अंदर है। और फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियर्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, मेटलर्जी, तो नंबर ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, तो ये सारे ही जो इंजीनियर्स हैं उनका स्किल असेसमेंट, जैसे कि तमाम लोगों को पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑक्यूपेशनल बेस्ड है और ऑक्यूपेशनल बेस्ड होने की वजह से जो इसका फर्स्ट स्टेप है, जो प्री रिक्विजिट है, वो है स्किल असेसमेंट का होना और करवाना। तो इसके लिए बॉडी मौजूद है जो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है और उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया। इस बॉडी का काम है कि इंजीनियर्स को, क्योंकि इंजीनियरिंग जो ऑक्यूपेशन है बेसिकली एक लाइसेंस ऑक्यूपेशन है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जांच पड़ताल की जाए, उनके लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और उन लेवल ऑफ नॉलेज को जांचना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या प्रॉपर सीपीडी और प्रॉपर नॉलेज के साथ आ रहे हैं। तो उसके लिए इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्किल असेसमेंट का जो क्राइटेरिया रखा है वो मुख्तलिफ पाथवेज के ऊपर है। स्टार्टिंग फ्रॉम किसी ने अगर ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफिकेशन हासिल की है, बेसिक इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन जो बैचलर्स डिग्री है वो हासिल की है, तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के लायक उसका एक अलग पाथवे है। इसी तरीके से अगर हमने अमेरिका से की है, आपने यूके से की है, आपने आयरलैंड से की है और पाकिस्तान से की है और दीगर ममालिक से आपने की भी है, तो उन सब के डिफरेंट पाथवे से उसमें आपको देखना होगा कि मेरी क्वालिफिकेशन किस पाथवे में आती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास वाशिंगटन एकॉर्ड है। ये एकॉर्ड वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदे एक्रेडिशन हासिल की गई है यूनिवर्सिटीज़ ने और ममालिक ने, ताकि पैटर्न और प्रोसीजर को सही तरह से समझा जाए और उनको फिर रिकॉग्निशन मिले, उस मेयार पे पूरा उतरना जरूरी। जी हाँ, तो उसके लिए वाशिंगटन एकॉर्ड का एक पाथवे है, एक सिडनी एकॉर्ड का एक पाथवे है और एक डबलिन एकॉर्ड का एक पाथवे। ये 4 पाथवेज हैं जिसके थ्रू सबसे पहले एस्पिरेंट जो आता है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरी क्वालिफिकेशन फॉल करती है। जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को, वहाँ आपने अपने पाथवे को फॉलो करना है। एक अच्छी बात हुई कि क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑडियंस को ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के हवाले से ये एक फ़ायदा हुआ कि 2017 के अंदर हमारे जो PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को फुली एक्रेडिट कर दिया गया फॉर वाशिंगटन एकॉर्ड। तो अब हमें कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट की पैरामीटर्स को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी डिग्री या मैं PEC की मेंबरशिप नहीं है मेरे पास, तब तो मुझे CDR को फॉलो करना पड़ेगा। CDR क्या है? कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट। ये एक अलग पाथवे है जो हजरात भी वो डिग्री उनके पास है जो वाशिंगटन एकॉर्ड के ज़िम्मे में नहीं आती है या उनके साथ कोई इलाक़ नहीं है, तब आपको कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव करवाना होगा। और उसके लिए ज़रूरी
ये बताता चलूँ कि आपको 3 कैरियर एपिसोड्स आपको लिखने होते हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से आप अपना स्टडी का भी एक जो है वो प्रोजेक्ट, जब आप डूइंग द स्टडी फाइनल प्रोजेक्ट्स करते हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, और अपने कैरियर के अंदर 2 कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने हैंडल किया हो उसमें आपका रोल हो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, खासतौर पर जब आप इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करते हैं तो आप अपना जो है वो 3 कैरियर एपिसोड्स लिखते हैं बाकायदा, और उसके फॉर्मेट्स मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया ने खुद प्रोवाइड किए। उन्हीं फॉर्मेट्स के तहत आपने ये प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करना होता है। जब ये डिफाइन करते हैं और आपकी जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी और नॉलेज रिकॉग्नाइज हो जाती है, तब आपको स्किल असेसमेंट अप्रूवल मिलता है। ये पाथवे है CDR का पाथवे, जो नॉर्मली फॉलो हुआ करता है और हुआ करता रहा है, लेकिन अब जो है जिन हजरात की डिग्री वॉशिंगटन एकॉर्ड के मुताबिक है तो उनको फिर CDR का फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ेगी, और वो एक स्ट्रेट अवे उनको CDR नहीं लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे अपनी डिग्रीज और वर्क एक्सपीरियंस अगर वो इवेल्युएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात अहम है कि वर्क एक्सपीरियंस इवेल्युएट या उसका पॉइंट टेस्ट है ना, वो लाजमी नहीं है। आपकी जो स्किल असेसमेंट फॉर इंजीनियरिंग है, लाइक आपका अकाउंटेंसी की बॉडी है, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस की एज सच नीड नहीं होती है, के ऊपर होता है जी, ताकि आपको स्किल असेसमेंट मिल जाए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर EUI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर और आगे मामला के। राइट, सो जिस तरह आपने पूरा प्रोसीजर समझा दिया CDR वगैरह की रिक्वायरमेंट्स और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि ये जो सारा प्रोसीजर है क्या ये ऑनलाइन है या फिर पेपर बेस्ड है? ये सारा ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए जो ज़्यादातर ईजी भी है, और आप अपना लॉगिन क्रिएट करें। जब आप एजेंट्स के पास आते हैं तो एजेंट्स का अपना जो है वो एक पोर्टफोलियो होता है और एक पोर्टल होता है, तो वो उसके तहत सारे क्लाइंट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। वेयरएज़ अगर कोई इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपना साइन अप करना पड़ेगा, अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेंगे, एंड देन एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। उस सबमिशन के अंदर आपके पास ओरिजिनल स्कैन जो है डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर होना ज़रूरी है, और वो आप सबमिट कर सकते हैं। बीट एक्सपीरियंस लेटर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सारे आप सबमिट करें अकॉर्डिंगली विद पासपोर्ट एंड ऑल डिटेल्स, एंड देन सबमिट, पे द फी। अगर आप CDR प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो तकरीबन $825 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो फीस लगती है। वेयरएज़ वॉशिंगटन एकॉर्ड के अंदर अगर आप फुली एक्रेडिटेड हैं और आपकी डिग्री है या और अदर बॉडीज़ के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वो समवेयर अराउंड $445 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपकी फीस। ये बड़ा माइन्यूटली नोट करना ज़रूरी है कि दोनों की जो फीसेज हैं उसमें डिफरेंस भी है एज़ पर द क्राइटेरिया। नाउ अगर कोई ये स्किल असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेता है, रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई, तो मैं चाहूँगा ये भी बताइएगा कि वैलिडिटी कितनी है और कब तक इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, एक स्किल असेसमेंट जो कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेटिव इन जो वीडियोज़ हुई उसमें भी बताया कि ये जहन में रख लें कि हमारा स्किल असेसमेंट एज वेल एज लैंग्वेज असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 मंथ तक यूटिलाइज किया जा सकता है। चाहिए जाएगा कि जो आपकी लैंग्वेज असेसमेंट है वो 2 years वैलिड है, और आपके स्किल असेसमेंट भी 2 years वैलिड होता है, लेकिन ये यूटिलाइज हो सकता है 3 years तक। तो इसलिए इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया की भी स्किल असेसमेंट में कोई वैलिडिटी डेट नहीं होती है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि 2 साल के बाद आप रिन्यूअल ले लें कुछ पैसे पे करके। तो ये बड़ा अच्छा आपने बता दिया। नाउ लास्टली इसको कंक्लूड करने की तरफ हम चलेंगे। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कुछ एक आध अगर आप प्रो टिप्स देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि ये चीज़ें जो वो अवॉइड कर सकते हैं ताकि उनका नेगेटिव अप्रूवल ना आए। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जाने के इंजीनियर्स हाई इन डिमांड रहते हैं और रहें, बट प्रीवियस अगर 3-4 years का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया का और इंजीनियर्स का जो कट ऑफ है वो बड़ा हाई रहा है, और कट ऑफ हाई होने की वजह से सिलेक्शन बहुत कम हुई है। स्पेसिफिकली अगर और स्पेशली अगर हम देखें पिछले लास्ट 4 years to 5 years के अंदर हम देखें तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स को और मैक्सिमम लैंग्वेज असेसमेंट के पॉइंट्स को गेन करके जितना ज़्यादा आप पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं उस पॉइंट्स के तहत आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करें। ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त के अंदर ऑस्ट्रेलिया को चूँकि नीड्स बढ़ रही है उस बुनियाद के ऊपर ये कट ऑफ नीचे आ सकते हैं, तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपने ये CDR के मामलात या स्किल असेसमेंट के मामलात को फुलफ़िल करें और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर आ जाएं। मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वो बहुत डिमांड कर रही होती है इंजीनियर्स को, तो कोशिश करके आप जो है वो जितना जल्दी हो सकता है अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके। राइट, सो जिस तरह आपने अभी लैंग्वेज असेसमेंट का जिक्र किया तो मैं चाहूँगा आप हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था ACS के हवाले से कि उनको IELTS की या PTE की पहले नीड नहीं है स्किल असेसमेंट के लिए, तो क्या इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इसी तरह से ही या फिर ये कुछ अलग से? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको IELTS के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आप लैंग्वेज असेसमेंट जिसको हम कह लें, क्योंकि IELTS
एक वाहिद नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कनाडा में तो आपको सिर्फ आइल्स है या सालपेप आपको करना होता है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको आइल्स के अलावा भी, जैसे हमने मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी बताया कि आइल्स, पीटी, सीएई, टोफिल, ये वो लैंग्वेज असेसमेंट जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं मोस्टली। और जो इस वक्त प्रेफरेबल है वो आइल्स और या पीटी है। तो पीटी के अंदर अगर हम देखें तो 50+ स्कोर अगर अपना सब आपके फैक्टर्स में है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 in each in आइल्स, ये अगर आपके पास है तभी आपकी स्किल असेसमेंट अप्लाई भी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप अप्लाई कर दें ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की तरह या किसी और बॉडी की तरह कि विदाउट आइल्स के। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिसमें आइल्स की जरूरत होती है, जिसमें इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसमें आइल्स आपकी एप्लीकेशन के साथ ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि आपको रिक्वायरमेंट 6 in each की है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके 6 in each भी आए हैं तो आप स्किल असेसमेंट अप्लाई कर दें। प्रोसेस टाइम लेगा 2 से 4 महीने। तो आप अपने तौर पर इसकी रीअपेयर हो सकते हैं आइल्स में या पीटी में और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लेम पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स का मामला इमिग्रेशन के हद तक है। तो इसमें आप जो है अगर आपके 6 in each भी आए तो आप स्किल असेसमेंट के लिए मूव ऑन हो सकते हैं ताकि आपका स्किल असेसमेंट आ जाए और वो वैलिड होगा 3 years तक। तो आप अपनी कार्रवाई बाद में आइल्स के मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट मच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और आने वाले एपिसोड्स में हम मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के हवाले से भी आपसे जो है वो जानना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू कैच अप विद यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और अगर आप भी एक इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प एंड सर्विसेज। And for more such kind of videos, make sure to subscribe our YouTube channel. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one.